वर्ण की परिभाषा में क्या बतलाए थे? उच्चारण के सबसे छोटे इकाई को वर्ण कहते हैं। और उसी के बाद जो दो भेद बतलाए थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता से होते हैं, जैसे अ, आ, हर्ष ई दीर्घ ई। हर्ष ई दीर्घ को पहचानने के लिए हर्ष ई दीर्घ कर देते हैं, उसका उच्चारण किया जाएगा तो क्या होगा? ई उ ए ऐ ओ औ। ये सब जो है ये सब स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण में इसके बाद क से लेकर के ह तक फिर अक्षर संयुक्त व्यंजन सभी कुछ होते हैं, तो वो सब व्यंजन। पहले आज पढ़ना है स्वर। स्वर होते हैं 3 प्रकार के। स्वर के 3 भेद होते हैं, पहले समझते जाओ के बाद में लिखना इसका। स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के स्वर वर्ण, उसमें से एक होता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा पुलुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। नाम तो याद हो गया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर। हर्ष स्वर दीर्घ दो ठो पहले से मालूम होता है। हर्षी दीर्घी बोलता था, हर्षी दीर्घी। वो हर्षी दीर्घी जो होता है वो हर्ष दीर्घ होता है। बोलचाल में लोग हर्षी दीर्घी बोलता है। आ पढ़ते तो आ हर्षी दीर्घी, हर्षो दीर्घ। हर्षो दीर्घ नहीं होता है, हर्ष उ दीर्घ उ दोनों होता है उ ही, दोनों होता है ई ही, लेकिन दोनों ई जो हुआ इसमें फर्क क्या हुआ? तो ये हर्ष हुआ, ये दीर्घ हुआ। अब देखो ये हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर तीनों की जो परिभाषा कहा जाएगा तो उसके 2 रूप में होती है। एक होते बतलाए दिए थे कि 2 चीज होती है, एक बोला जाता है, एक लिखा जाता है। स्वर भी जैसे कुछ बोले अ तो क्या हुआ? बोले, अ बोले, और ये अ लिखे। ये होता है ना। अ जो बोले तो वो बोले ध्वनि हुआ, और लिखे तो वह वर्ण हो गया। दोनों है एक ही चीज। उसी प्रकार हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर जो होती है, इस सब की जब कहा जाएगा 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, ये जो कहा जाता है तो मात्रा हुआ। अब जैसे ये हुआ 1 मात्रा का, ये हुआ 2 मात्रा का। जब गिनती होती है ना, जब कविता सब जो लिखते हैं लोग उसमें गिनती करते हैं मात्रा का, मात्रा की गिनती करते हैं। बिना मात्रा गिनती की कविता लिख दिया तो वो छंद की कविता नहीं हुई, उसका सही तरह से वो नहीं हुआ, वो केवल तुक लगा दिया, फकरा की तरह जो मेल लगा दिया वैसे हो गया। कविता उस तब नहीं हुआ, कविता में मात्रा को गिनना पड़ता है। नहीं तो छंदमुक्त कविता लिखा जाता है। वर्तमान समय में छंदमुक्त कविता बहुत चलती है, उसमें मात्रा को ध्यान नहीं रखना है, कोई छंद की ध्यान नहीं रखना है, एकदम भाव जो है भावनाएं आनी चाहिए। तो ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा। अब लिखा जो जाएगा तो अलग अलग रूप में लिखा जाएगा। हर्षुकार जो लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, हर्षुकार की मात्रा किस में लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, दीर्घ उकार की मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। लेकिन लिखने के रूप में जो होता है, अच्छा ये लिखने के रूप में मात्रा हुआ, ये लिखने के रूप में ऐसे मात्रा लगाते हैं। लेकिन बोलने के लिए जो कहा जाता है तो जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। अब 1 मात्रा का समय लगे, परिभाषा तो ये कहते होता है जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। लेकिन तब नया क्वेश्चन ये आ जाता है कि 1 मात्रा किसको कहेंगे? 1 मात्रा का समय तो लगेगा, लेकिन मात्रा किसको बोलेंगे? कितना को कहेंगे हम 1 मात्रा? तो अ के बोलने में जितना समय लगा वो हुआ 1 मात्रा। अ बोले अ, कितना समय लगा? वही हो गया 1 मात्रा। किसी के उच्चारण में यदि हम इसको 2 मात्रा बोले तो इसके उच्चारण में कितना समय लगेगा? जितना अ के बोलने में समय लगता है उसका दुगुना समय लगेगा। और इसके बोलने में, इसके उच्चारण करने में कितना समय लगेगा? तो ठीक उतना ही समय लगेगा जितना अ बोलने में समय लगता है। जितना अ वैसे उ, इसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, उ दुगुना समय, अ को बोलने से थोड़ा दुगुना समय लगेगा। इसमें ये हो गया 2 मात्रा। तो अ के बोलने में जितना समय लगा वो हो गया मात्रा। 1 मात्रा का समय लगा तो वह हर्ष स्वर, 2 मात्रा का समय लगा तो दीर्घ स्वर, 3 मात्रा का समय लगा तो पुलुत स्वर होगा। अब बोलो तो तुम लोग इसमें से ये च कौन हुआ? 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा। ये क्या कितना मात्रा हुआ? 1 मात्रा। ये स्वर है ही नहीं, कहाँ था तुम लोग? ये व्यंजन है। ये स्वर कहाँ? अभी तो पढ़ा रहे स्वर था।
ये व्यंजन से पूछे, ये नहीं, ये कुछ स्वर है ही नहीं। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर कुछ नहीं है, पुरुष स्वर, ये तो व्यंजन है। यहाँ समझो, हर्ष स्वर दीर्घ स्वर अ आ ए इसी में से होगा। अब देखो अलग अलग करके, जैसे देखो हर्ष स्वर में अ आ जाएगा, इसके बोलने में एक ही मात्रा का समय लगता है। इसके बाद हर्ष उ आ जाएगा, हाँ हर ये छूट गया, चलो बाद में ही लिख दिए। हर्ष ई आ जाएगा, एक री आ जाएगा, ये री जो होता है ना वो भी सब एक मात्रा का समय हुआ। इसमें दीर्घ में जो होते हैं वह आ जाएगा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सब आ जाएगा। इसके बाद देखो अब इतना जो लिखे तो पुरुष स्वर बाद में समझोगे, लेकिन अब लगता होगा कि ए ऐ ओ औ जो है ना, ये सब ये जो है, तो इसको भी जो है, इसको भी माना जाता है इसी में जो है दीर्घ में ही इसको भी माना जाएगा। लेकिन इसके समय में अलग से इसलिए बतलाते हैं कि ये सब जो है उसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये ए ऐ ओ औ ये चारों जो है, इस चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो स्वर के मिलने से बना है। मात्रा इसका भी दो ही हुआ, गिनती किया जाएगा, इसका भी दो मात्रा गिनती की जाएगी। दीर्घ स्वर हुआ इस नियम से, दीर्घ स्वर है, लेकिन इसको अलग से ये ध्यान रखोगे, ये क्या है, संयुक्त स्वर भी है। संयुक्त स्वर इसलिए क्योंकि अ और ई मिल करके, अ और ई मिल करके ए बनते हैं, अ और ए मिल करके ऐ, इसके बाद अ और उ मिल करके जो है ओ बनते हैं, और अ और ओ मिल करके ओ बनते हैं। दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इसीलिए यह संयुक्त स्वर भी है, दीर्घ स्वर भी है। तो ये दोनों समझने में कोई दिक्कत नहीं। हर्ष स्वर समझ में आ गया, दीर्घ स्वर समझ में आ गया। एक मात्रा के समय लगे तो हर्ष स्वर, दो मात्रा के समय लगे तो दीर्घ स्वर, और अ के बोलने में जितना समय लगे वह एक मात्रा। अब है पुल्ल स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगेगा। जब तीन मात्रा का समय लगेगा तो हो जाएगा पुल्ल स्वर। तीन मात्रा का समय लगेगा कैसे, तो किसी भी होगा तो स्वर में से ही, अ आ ए ऐ इसी में से कोई होगा ना, लेकिन तीन मात्रा का समय लगना चाहिए। अभी तक जितना बोले सब में दो मात्रा का समय लग जाता है। कोई बचा? पहले से ध्यान है उदाहरण। अब इतना में से नहीं, इतना में से ही यदि किसी के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे, जितना अ बोलने में समय लगता है उससे तीन गुना समय लग गया यदि किसी के बोलने में, तो वहां पर पुल्लित स्वर हो जाएगा। पुल्लित स्वर प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर होता नहीं है, इन्हीं में से किसी के उच्चारण में यदि तीन गुना समय लग जाए अ से, तो वहां पर पुल्लित स्वर हो जाएगा। जैसे बोले जाएगा हे राधा, राधा किसी की नाम है, वो बहुत दूर है, सीधे कम जोर से बोला जाए तो नहीं सुनेगी, थोड़ा जोर से उसको बुलाना पड़ेगा। तो कैसे बोला जाएगा, हे राधा, आ जो है आ कहा का मतलब है थोड़ा जोर से बोलता जाएगा। लेकिन लास्ट में चाहे शुरू में हमेशा मतलब लास्ट में नहीं आता है, तो कभी कभी शुरू वाला भी कोई अक्षर का ज्यादा जोर तक बोला जाता है, जो भी थोड़ा ज्यादा देर तक बोला जाएगा तो वो हो जाएगा पुल्लित स्वर। अब जैसे राम को बोला जाएगा, दूर है राम, तो राम राम के बाद मोह के बाद तो बोला ही नहीं जाएगा कुछ। राम आ जो है ना, ये आ कर ही ज्यादा देर तक बोलेगा, राम ऐसे करके बोलेगा ना, बोलेगा कि नहीं? ऐसा प्रचलित में सुनने होगी है ना। मतलब हमेशा बाद वाला ही वर्ण को नहीं उच्चारण किया जाता है, बीच में जो होता है उसका उच्चारण भी ज्यादा देर तक हो जाता है, वो पुल्लित स्वर हो गया। जहाँ कहीं पर भी, ये ज्यादातर पुकारने चलाने के अर्थ में आता है, जहाँ पर भी अ के बोलने से तीन गुना समय लग गया वहां पर यह पुल्लित स्वर हो गया। इसकी पहचान के लिए कितने जगह जो होता है इस तरह से लिख दिया जाता है। देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इसका मतलब है हे राधा, मतलब सिंपल में बोलते हैं, और ये हे राधा ऐसे जो बोलते हैं ना, वो हो गया। ये तीन जहाँ पर लिखा है वहां पर ये बतला रहा है कि उसका उच्चारण तीन मात्रा में करना है, एक ही दो ही मात्रा में नहीं करना है, तीन मात्रा में करना है। अब देखो जैसे ये पहले बतलाए होंगे ओम वाला, पहले बतलाए होंगे उदाहरण ना, जो नया विद्यार्थी होता है उसको पहली बार उसको सुनने में मिलता है, ऐसे लिखा रहता है, कहीं पर भी लिखा हुआ ओम तो ऐसे, तो ये ओम का चिन्ह है, ये जो है ये ओम का चिन्ह है, ये ओम लिखा नहीं है, ओम का चिन्ह है।
जैसे एक और चिन्ह होता है ना ये, हाँ जी सर, ये किसका चिन्ह है? वही तो नहीं पता, उसका नाम नहीं पता सर। ये स्वास्तिक है, स्वास्तिक, इसको बोलते हैं स्वास्तिक, इसको बोलते हैं ओम। ये प्रतीक हुआ दोनों का, क्योंकि स्वास्तिक में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, स्वास्तिक में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये प्रतीक है उसका। अब जैसे ये लिखा हुआ देखोगे ओम, ऐसे ही लिखा लिख देते सब जगह देना, तो लोग बोलते ओम, उसको लोग ऊ पढ़ देते किताब में, ऊ हर्ष ऊ है ना, वो पढ़ देते, लेकिन ये हर्ष ऊ नहीं है। क्या है ये? तीन मात्रा का तीन है। ये ओ इसके बाद आगे में बीच में तीन लिखा है, उसके बाद म लिखा है, ये तीन है। हिंदी वाला तीन, हिंदी वाला तीन समझते हो ना, हिंदी में जैसे लिखते हैं ना, ये हिंदी में क्या हुआ? सर इसे एक। पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ओम पढ़ेंगे, लेकिन उच्चारण जो करेंगे तो ऐसे, यदि इसको सही तरह से उच्चारण करेंगे सब लोग ओम, मतलब ओ, मतलब ओ को तीन मात्रा तक लगाएंगे ओम तिम समय। पढ़ सकते सर, ओम तिम, ओम तिम पढ़ सकते हैं। सीधे ओम पे ही पढ़ना है, लेकिन एक दो में तीन को छाट दिया इसीलिए। क्या एक दो तीन छाट दिया? एक दो में तीन को छाट दिया इसीलिए हिंदी में डूब गया। हिंदी में ये लिखा है क्यों? पहले हिंदी में ही प्रचलित था ना, अब ना इस मतलब इस ये भी हिंदी का हुआ, अभी तुम लोग जो लिखते हो वो भी हिंदी का है, लेकिन ये पहले अरबी हिंदी करके जो प्रचलन है ये है। ये तो ये तीन होता है। जैसे हिंदी में जब एक लिखता है ना, हिंदी वाला एक ऐसे लिखा जाता है, दो ऐसे लिखा जाता है, और तीन जो है ये तीन होता है। ये उसके आगे चार होता ये है, चार होता है, ये पाँच होता है, ये छः होता है, ये सात होता है, इसके बाद ये आठ होता है, ये नौ होता है। नौ को ऐसे भी लिखते हैं, सर एक को तो ज्यादा नौ की तरह भी लिखते हैं आप और सर। ये क्या थी? एक को पूरा नौ की तरह, जैसे हाँ, नौ ऐसे भी पूरा- लिखते हैं। हाँ, ऐसे ज्यादा प्रचलित ये लिखने वाला। ये एक ना बोले ना, हाँ। जब 10 जब लिखेंगे तो ऐसे करके, हाँ। लेकिन सही इस तरह से होता है ये। हाँ, किताब में वैसा लिखा रहता है, लेकिन जो लिखावट में ज्यादा तो ऐसे लिखते हैं। 9 इस दोनों में से दोनों तरह का चलता है। तो ये तीन हुआ, समझ में आएगा? ये बतलाए थे ओम जो सही तरह से बोला जाए तो उसके लिए क्या होती है, वहाँ पर तीन मात्रा का समय लगा है। अब जैसे जल्दी में सांस ओम, ज्यादा भरना पड़ता है हाँ, सर ओम जो ओम करके बोल दिया तो वो सही उच्चारण नहीं हुआ। ओम मतलब म जितना बोले ना उससे त्रिगुणा में अ में लगेगा समय, समझ गए? यहाँ पर ये पुल्ल स्वर है, और जहाँ जहाँ भी पुल्ल स्वर रहेगा तो वहाँ पर यदि संकेत यदि करना है तो तीन लिखकर संकेत करेंगे, और जनरली जब बोलते हैं और थोड़ा देर ज्यादा समय लेकर बोलते हैं वहाँ पर पुलुत होते हैं। हरस्वर, दीर्घस्वर, पुल्ल स्वर। आगे समझ में समझ में कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं सर, कुछ दिक्कत नहीं है। कोई भारी चीज नहीं है।